Hello everyone, welcome back to my YouTube channel BioBliss. In this video, we are going to discuss about biotechnology, its principles and processes. So students, ये हमारी जो zoology and botany है दोनों के common units में से आता है chapter and इसमें से 4 to 5 questions देखने को हमें मिल जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी से। तो जो वर्ड बायो है उसका मीनिंग है लिविंग एंड टेक्नोलॉजी का मीनिंग है कि टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, हम लिविंग थिंग्स को मैनिपुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड उससे स्टूडेंट्स हम कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल रहता है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा डिफाइन करूं तो हम क्या कह सकते हैं कि यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स और देयर एंजाइम्स to produce products and processes useful to humans, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को या उनके एंजाइम्स को या उनके जीन्स को हम यूज़ कर रहे हैं नए प्रोडक्ट्स को एंड नई प्रोसेसेस को बनाने के लिए जो कि हमारे लिए यूज़फुल रहती हैं। अब देखिए EFB, ये मैंने लिखा है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। EFB की इन्होंने डेफिनेशन पूछी हुई थी। तो क्या होता है हमारे पास EFB। अब देखिए, जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, इन्होंने डिफाइन कैसे करा है बायोटेक्नोलॉजी को, देखिए, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल या पार्ट एंड देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, कि हम नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिजम्स का इंटीग्रेशन करते हैं फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए। प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स की, तो दो मेन प्रिंसिपल्स हैं या दो मेन टेक्निक्स है जिसके ऊपर जो बायोटेक्नोलॉजी है वो ऑपरेट करती है। सबसे पहला हमारे पास जो रहता है स्टूडेंट, सबसे पहली टेक्निक इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हम केमिस्ट्री को अल्टर करते हैं जेनेटिक सब्सटेंस की टू इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड हम होस्ट ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप को चेंज कर देते हैं। समझिए ये कैसे होता है। अब देखिए, हमारे पास सपोज कोई भी ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट्स, हमने क्या करा, उसका जेनेटिक मटेरियल निकाला। सपोज मुझे किसी पर्टिकुलर ह्यूमन की आइज़ अच्छी लगती है, तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरी फ्यूचर जनरेशन हो उनके अंदर भी वैसी आइज़ होनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, आइज़ का जीन आइसोलेट करूँगी, अपना मतलब कि DNA ऑफ इंटरेस्ट या जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैं उस ह्यूमन से निकालूंगी स्टूडेंट्स। आफ्टर दैट मैं उसको कट करूंगी, फिर किसी वेक्टर में इंट्रोड्यूस करूंगी एंड उसको क्लोन कर लूंगी, जो कि आगे चल के मेरी जनरेशन में मैं उसको इंसर्ट कर दूंगी। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं कि किसी भी जेनेटिक सब्सटेंस की केमिस्ट्री है उसको अल्टर करते हैं, होस्ट ऑर्गेनिज्म में उसको इंट्रोड्यूस करते हैं एंड हम होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप है जो उसको चेंज कर देते हैं। सेकेंड जो टेक्निक है दैट इज बायोप्रोसेस इंजीनियर या फिर केमिकल इंजीनियरिंग। इसमें क्या होता है कि हम स्टेराइल इन्वायरमेंट को मेंटेन करके रखते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, तो इसमें हमें स्टेरिलिटी मेंटेन करके रखनी पड़ती है, हमें स्टेराइल इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ता है। सपोज मैंने किसी एक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करना है, ठीक है। सपोज मैंने इकोलाई को ग्रो करना है, लेकिन मैंने वहाँ पे स्टेराइल इन्वायरमेंट क्रिएट ही नहीं करा। अब हमें पता है कि इन्वायरमेंट में देयर आर नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब मुझे क्या पता कि मेरे मीडिया में सिर्फ इकोलाई ग्रो कर रहा है, तो वहाँ पे कंटेमिनेशन के चांसेस हैं, राइट। अगर मैं यूकैरियोटिक की एग्जांपल लूँ तो स्टूडेंट्स, जब हम कैंसर सेल लाइंस को ग्रो करते हैं ऑन द लैब मीडिया और लेबोरेटरी मीडिया, तो उसमें स्टेरिलिटी को मेंटेन करना पड़ता है। सपोज हम एनिमल सेल की सेल लाइंस को ग्रो कर रहे हैं, वहाँ पे पर्टिकुलर बैक्टीरिया ने आकर के उसको कॉन्टेमिनेट कर दिया, तो हमारी तो सारी मेहनत पानी में चली जाएगी, राइट। तो हम क्या करते हैं, स्टेराइल इन्वायरमेंट को मेंटेन करते हैं, ठीक है। क्यों, टू एनेबल द ग्रोथ ऑफ डिजायर्ड माइक्रोब या फिर यूकैरियोटिक सेल की जिस माइक्रोब को या जिस ऑर्गेनिज्म को हम चाहते हैं हम उसको ग्रो कर पाए। उसके बाद क्या होता है, इसको लार्ज क्वांटिटीज में हम ग्रो करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जैसे कि एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन एंड एंजाइम्स। इतनी चीज सभी को क्लियर हो गई होगी। आगे देखिए, अब जो मैंने आपको ये सारी प्रोसेस बताई है इसमें क्या होता है, सपोज मैंने कोई भी डिजायर्ड जीन, फॉरेन, एलियन या जीन ऑफ इंटरेस्ट लिया, उसको मैंने एक वेक्टर DNA में इंसर्ट करवा दिया,
ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज के बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे, हम इनको मॉलिक्यूलर ग्लूज भी कहते हैं। ये दो डीएनए के पीसेस को कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब क्या करा मैंने, वेक्टर में अपना डिजायर डीएनए डाला जो कि है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। उसके बाद मैंने इसको होस्ट जो कि मेरे पास है ई कोलाई उसमें इंसर्ट करा। होस्ट में इंसर्ट करने के बाद क्या हो, जब होस्ट डिवाइड करेगा स्टूडेंट्स तो उसमें मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो भी ग्रो करेगा। ये मेन ओवरव्यू है कि व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग या व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी, हाउ वी ग्रो पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट इन सम होस्ट, राइट। तो ये उसका बेसिक सा प्रोसेस, हम इसी को डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। आगे देखिए, उसके बाद जो फर्स्ट हमारे पास आरडीएनए की कंस्ट्रक्शन थी वो कब हुई। हमारे पास 1972 में स्टैनले कोहन एंड हर्बर्ट बोअर ने फर्स्ट टाइम आरडीएनए को जो था कंस्ट्रक्ट करा स्टूडेंट्स। इन्होंने सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम को यूज करा। ये पीवाईक्यू भी आया हुआ है, ठीक है। वो पूछते हैं कि सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का क्रोमोसोमल डीएनए इन्होंने यूज करा या फिर प्लाज्मिड यूज करके इन्होंने उसको ग्रो करा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को। तो आप ध्यान से डायग्राम को देखना। देखिए यहाँ पे मेरे पास ये सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का सेल है, इसमें ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, दिस वन इज जेनेटिक मटेरियल या जीनोमिक डीएनए उसका, एंड ये इनके प्लाज्मिड है, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के ये प्लाज्मिड्स हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड हमारे पास सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहता है, इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये तो क्रोमोसोमल डीएनए है या फिर जीनोमिक डीएनए है, बट जो प्लाज्मिड होता है दैट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। इट इज स्मॉलर देन जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए से स्मॉल होता है, इसका साइज छोटा होता है स्टूडेंट्स। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ये हमारे पास रहते हैं, खुद ही रेप्लिकेट करते रहते हैं। ओराई प्रेजेंट होता है। अब आप सोचो कि व्हाट इज ओराई। ओराई मींस स्टूडेंट्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जो कि किसी भी होस्ट डीएनए या मैं कह सकती हूँ डिजायर जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको रेप्लिकेट करने के लिए एक साइट जरूरी होती है प्लाज्मिड में, दैट इज ओराई। और ओराई ही एक लौता ऐसा रीजन है जिसकी वजह से हम प्लाज्मिड्स को एज अ वेक्टर यूज करते हैं। उसके बाद इनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स भी होते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या करा स्टूडेंट्स, मैंने इसमें से बैक्टीरिया में से प्लाज्मिड को आइसोलेट करा, ये मैंने प्लाज्मिड निकाल लिया। जैसे ही मैंने प्लाज्मिड निकाला मेरे पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आए। आज तो हमें पता है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करते हैं डीएनए को, लेकिन तब उससे पहले इसकी जब डिस्कवरी नहीं हुई थी तब किसी को ये चीज़ नहीं पता थी। तो यहाँ पे उन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से यहाँ से स्टूडेंट्स कट करा प्लाज्मिड को। जब प्लाज्मिड को कट करा तो उसमें जो ये निक क्रिएट हो गई है, मैं कहूँ गैप क्रिएट हो गया जो हमारे पास, तो इसमें हम अपना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन या फिर हम डिजायर्ड जो मेरा जीन है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मैं उसको इसके अंदर स्टूडेंट्स इंसर्ट करूंगी विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। इतनी चीज क्या क्लियर है। अब देखिए आगे चल के क्या होगा कि जो ये मेरे पास आरडीएनए बना है, प्लाज्मिड में मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इनकॉर्पोरेट कर दिया। जो मेरे पास ये आरडीएनए बना है इसको मैंने होस्ट ई कोलाई में इंसर्ट कर दिया। अब इंसर्ट करने से पहले जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन था वो ई कोलाई में प्रेजेंट नहीं था। ई कोलाई एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में मर जा रहा था। जब मैंने इसमें अपना आरडीएनए इंसर्ट करा स्टूडेंट्स, तो जैसे ही ई कोलाई ने डिवाइड करके अपने डॉटर सेल्स बनाए तो उनमें हमें देखने को मिली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए ई कोलाई हमारा जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन गया था। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स जो हमारे पास स्टैनली कोहन एंड हर्बर्ट बोअर थे उन्होंने फर्स्ट टाइम आरडीएनए को 1972 में कंस्ट्रक्ट करा। अब देखिए बेसिक स्टेप्स अगर हम देखें कि हमें किसी ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करना है, ठीक है। अब जैसे ऑर्गेनिज्म को हमने जेनेटिकली मॉडिफाई करना है तो उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिजायरेबल जीन के साथ वाला डीएनए को आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम उस डीएनए को इंट्रोड्यूस करेंगे इनटू द होस्ट एंड हम मेंटेन करेंगे डीएनए को होस्ट में एंड ट्रांसफर कर देंगे डीएनए टू इट्स प्रोजेन, ठीक है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, जस्ट आपकी एनसीईआरटी में गिवन था, दैट इज व्हाई आई हैव मेंशन्ड इट हियर। अब अगर टूल्स की बात करें कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के टूल्स कौन कौन से रहते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है एंजाइम्स। एंजाइम्स कौन कौन से,
अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लाइएजिस लिखा है। अब देखिए सपोज ये सेल है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कोई डीएनए पड़ा है, मुझे इसको आइसोलेट करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मुझे ये आउटर वॉल को डिग्रेड करना पड़ेगा, मानते हो ये चीज? तो ऐसे में हम लाइएजिस को यूज करते हैं। लाइएजिस एंजाइम्स हैं जो कि ब्रेक ओपन करते हैं सेल को एंड आइसोलेट कर सकते हैं हम प्योरीफाइड जेनेटिक मटेरियल को। अब सेल वॉल को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास सेलुलेज, पैक्टिनेज एंड हेमीसेलुलेज, ये 3 तरह के एंजाइम्स प्लांट या एल्गल सेल वॉल्स को डिग्रेड करते हैं। काइटिनेज फंगस सेल वॉल को डिग्रेड करते हैं एंड लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे ही मैंने ये तीनों या कोई भी सपोज ये मेरे पास बैक्टीरियल सेल है तो मैंने इसमें लाइसोसोम का अटैक करवाया तो इसकी सेल वॉल डिग्रेड हो गई। जब सेल वॉल डिग्रेड हो जाएगी तो इसको जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो एक्सपोज पड़ा है, मैं इसको आइसोलेट करूंगी, अपना डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट में निकाल लूंगी। अब आप सोच रहे होगे कि मैम एनिमल सेल्स में तो सेल वॉल ही नहीं होती, उसमें हम क्या करते हैं? अब देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करना पड़ेगा तो मैं डिटर्जेंट्स को यूज करती हूँ, लाइपेज को यूज करती हूँ। उसके बाद सेल के अंदर तो बहुत कुछ होता है, जैसे कि आरएनए होता है, प्रोटीन होता है, तो मैं क्या करूंगी, आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए आरएनएस लेके आऊंगी। राइबोन्यूक्लियस एंजाइम है जो कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को डाइजेस्ट करेगा बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स। अब देखिए अगर मैंने प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना है तो मैं प्रोटीएज को लेके आऊंगी। इसमें क्या होगा कि मैं चिल्ड इथेनॉल को एक मिक्सचर में डालूंगी, चिल्ड इथेनॉल को मिक्सचर में डालूंगी जिसमें मेरा डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब जो डीएनए है इट वुड विल प्रेसिपिटेट आउट एज थिन थ्रेड्स, ठीक है, इन द सस्पेंशन। फाइन थ्रेड्स की फॉर्म में जो मेरा डीएनए है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और उसके बाद मैं प्यूरिफाइड डीएनए को आइसोलेट कर दूंगी। ठीक है, अब आइसोलेट करा, रिमूव करूंगी तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं स्टूडेंट? स्पूलिंग कहते हैं। इसके ऊपर भी बहुत बारी क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज स्पूलिंग। तो मैं अपने आइसोलेटेड या प्योरीफाइड डीएनए को रिमूव करती हूँ फ्रॉम द मिक्सचर, दैट इज नॉन एज स्पूलिंग। अब नेक्स्ट हमारे पास रहता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब मैंने लाइएजेस या लाइपेजेस, आरएनएस, प्रोटीएस सब कुछ डाल करके अपना डीएनए जो था उसको एज अ प्रेसिपिटेट मैंने बाहर निकाल लिया है, सेल से स्पूल आउट कर लिया है उसको। उसके बाद मुझे अब मैं इतने लंबे डीएनए को तो किसी भी वेक्टर में इंसर्ट नहीं कर सकती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से डाइजेस्ट करवाऊंगी, उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन करूंगी। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, मॉलिक्यूलर सीजर या मॉलिक्यूलर स्कैल्पल्स भी हम इनको बोलते हैं। ये क्या करते हैं, डीएनए को फ्रेगमेंट्स में कट कर देते हैं। अब देखिए न्यूक्लियस का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? न्यूक्लियस क्या है? जो कि न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक डाउन करेंगे। तो 3 तरह के हमारे पास रहते हैं, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब देखिए जो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं स्टूडेंट्स, अब आप ऊपर वाले स्टैंड में देखेंगे, जैसे मैंने ए एंड जी के बीच में कट लगाया है, एरो की हेल्प से दिखाया है मैंने आपको। ये जो एक्सोन्यूक्लियस है ये एंड्स ऑफ ओनली वन स्ट्रैंड को कट करते हैं। मेरे पास सपोज ये डीएनए पड़ा है, ये एक स्ट्रैंड के भी एक कॉर्नर पे जाकर के ये कट लगाते हैं। On the other hand, if I talk about endonuclease, then it cut in between one strand. एक ही strand के लेकिन सेंटर में जाकर के इन बिटवीन वो कट लगाएंगे। अगर मैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करूं तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, पूरे डीएनए को इंस्पेक्ट करेगा और डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट पे जाकर के कट करेगा जो कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा। अब पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, जैसे ये मैंने मैडम लिखा है, अब मैं इसको इधर से पढ़ूंगी तो भी मैडम है, इधर से पढ़ूंगी तो भी मैडम है, तो ऐसा एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होगा जिसको कि हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो स्कैन करेगा एंड जाकर के एक पर्टिकुलर रिकॉग्निशन साइट पे ये कट लगाएगा। सपोज इको R1 की अगर मैं बात करूं, इको R1 इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है दैट इज GAATTC। अब ये कट कहाँ पे लगाएगा, बिटवीन G एंड A। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये G एंड A के बीच में कट लगा करके स्टिकी एंड्स को जनरेट करेगा। आगे देखिए, उसके बाद ये कुछ मैंने एंजाइम्स के SMA1 एंड HIND2 के मैंने
रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस लिखे हुए हैं, आप इसको याद कर लेना स्टूडेंट्स, एग्जाम में एज सच क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद अगर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी की बात करें तो 1963 में इसकी डिस्कवरी हुई थी स्टूडेंट्स। साइंटिस्ट कौन से थे ये आपका होमवर्क है, आपको याद करना है। अब देखिए इन्होंने बैक्टीरिया से डिस्कवर करा था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो क्या देखा उन्होंने कि बैक्टीरिया के पास दो एंजाइम कॉम्प्लेक्स हैं। एक एंजाइम जो है वो डीएनए को कट कर रहा है, जो कि वायरल डीएनए है उसको कट कर रहा है, और जो दूसरा हमारे पास एंजाइम है वो स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दे रहा है। ठीक है, मिथाइल ग्रुप को ये ऐड कर देता है, ऐड मिथाइल ग्रुप टू बैक्टीरियाज ऑन डीएनए। ये सपोज वायरल डीएनए था, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आया, उन्होंने क्या करा, इस डीएनए को कट कर दिया एंड बाहर निकाल के फेंक दिया उसको कि इसको फर्दर इन्फेक्ट ये नहीं करेगा। एक उनके पास क्या है, जो मिथाइल ग्रुप ऐड करा है उसके खुद के डीएनए पे। अब मुझे क्या पता डीएनए क्या क्या करता है स्टूडेंट्स, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो डीएनए जो बैक्टीरिया का है उसको भी तो कट कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि इसमें क्या होता है, एक और एंजाइम होता है जो कि मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता है ऑन द बैक्टीरियल डीएनए सो दैट कि जो बैक्टीरिया है वो सुसाइड ना करे। इतनी चीज क्या क्लियर हो गई आपको। अब आगे देखिए, जो वन एंजाइम कॉम्प्लेक्स था जो कि वायरल डीएनए को कट कर रहा था, उसी को ही हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोला। उसके बाद क्या होता है, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, दीज आर बैक्टीरियाज नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म टू प्रिवेंट फ्रॉम बैक्टीरियोफेज इन्फेक्शन। इतनी चीज क्या क्लियर है सभी को। उसके बाद देखिए 1968 में, जस्ट 5 years आफ्टर द डिस्कवरी, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को आइसोलेट करा गया जो कि था हिंद 2। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है कि विच इज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, तो हिंद 2 है। अब हिंद 2 जो है वो 6 बेस पेयर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है, जो कि है GTC GAC। मैंने इसकी ट्रिक बनाई है, गौरव टावर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने AC लगवाया। ठीक है, GTCGAC। ठीक है, अब देखिए आज की डेट में हम 900 से भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को आइसोलेट कर चुके हैं फ्रॉम द 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट अगर नॉमेनक्लेचर की बात करें हम कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है इनका नॉमेनक्लेचर कैसे होता है, तो जैसे हम इको R1 के एग्जांपल ले तो जो E है दैट इज जीनस एस्चेरिशिया। अगर ये CO की मैं बात करूं, दिस इज स्पीशीज विच इज कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई। उसके फर्स्ट 2 लेटर्स है उसको मैं स्मॉल में डिनोट करती हूँ। ठीक है, ये स्पीशीज है। R क्या है, स्ट्रेन है, R/13 स्ट्रेन है। ठीक है, समटाइम्स हम कैपिटल में लिख लेते हैं इसको, समटाइम्स स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। और जो मैंने रोमन में 1 डाला है, दैट 1 मीन्स कि इसका ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी है कि सबसे पहले इको R1 को मैंने आइसोलेट करा फ्रॉम द इकोलाई बैक्टीरिया। इतनी चीज क्या क्लियर है आपको। उसके बाद सिमिलरली हिंद 2 का मैंने दे रखा है आपको कि जीनस हेमोफाइलस है, एंड IN मीन्स इन्फ्लुएंजा, D मीन्स स्ट्रेन थी इसकी RD, एंड सेकंड मीन्स ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। आगे चलिए स्टूडेंट्स, अब वर्किंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम देखते हैं। ये क्या करता है, बोथ स्ट्रैंड्स के ऊपर ये कट लगाता है डीएनए के, स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोम। ठीक है, अब देखिए कैसे। ये इको R1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस है हमारे पास, GAATTC GAATTC। ये इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है, एंड ये बेस पेयर्स जो हैं इनमें भी आपस में स्टूडेंट्स हमारे पास फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स रहते हैं। अब जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को ब्रेक करता है बिटवीन G एंड A। दोनों साइड से G एंड A के बीच में ये जहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड था इसको इसने ब्रेक कर दिया। उसके बाद क्या हुआ देखिए, सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंगिंग स्टैगरिंग एंड स्टिकी एंड्स हमारे पास स्टूडेंट्स प्रोड्यूस हो गए। ठीक है, अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बचे हैं इनके बीच में, इनको ब्रेक करने के लिए स्टूडेंट्स हमें कोई भी एंजाइम नहीं चाहिए, ऐसे ही ब्रेक हो जाएंगे। अब देखिए स्टिकी एंड्स जो हैं दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट्स। ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे, कि सपोज GAATTC, यहाँ पे मैंने कट लगा करके एक स्टिकी एंड प्रोड्यूस कर लिया। अब जैसे ही स्टूडेंट्स मैं किसी प्लाज्मिड में या किसी वेक्टर में इसको डालूंगी
तो उस वेक्टर के पास भी इको R1 की ही रिकॉग्निशन साइट होगी। अगर इको R1 की रिकॉग्निशन साइट है तो मैं इसके इस वाले पार्ट को प्लाज्मिड के अंदर जब इंसर्ट करूंगी तो डीएनए लाइगेज की हेल्प से हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाएगी। क्लियर है कि इतनी चीज आपको? आगे देखिए, अब जो स्टिकी एंड्स है दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट्स, ये आपको समझ आ गया होगा। अब जो स्टिकीनेस है इट फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम। अगर स्टिकीनेस ना हो तो कैसे जुड़ेगा डीएनए? नहीं जुड़ पाएगा स्टूडेंट्स। तो स्टिकी एंड्स ही डीएनए लाइगेज की एक्टिविटी को एक्टिवेट करते हैं एंड डीएनए को लिंक करने में या जोड़ने में ये हेल्प करते हैं। आगे देखिए, उसके बाद क्या होगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बन जाएंगे बिटवीन जी एंड ए एंड हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन और मेरे को याद आ गया कि आर डीएनए का एक नाम होता है काइमेरिक डीएनए। काइमेरिक डीएनए, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको याद रखना है, ये काफी बारी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, काइमेरिक डीएनए। आगे देखिए, अब बोथ वेक्टर डीएनए एंड फॉरेन डीएनए शुड बी कट विद द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये मैंने आपको बताया है कि प्लाज्मिड इज अ वेक्टर, अगर उसमें भी इको R1 की रिकॉग्निशन साइट होगी तो ही मैं इको R1 से कटा हुआ डीएनए इसमें इंसर्ट कर पाऊंगी। अगर वहां पे इको R1 की रिकॉग्निशन साइट नहीं है तो मैं इको R1 की हेल्प से कटा हुआ डीएनए उसमें इंसर्ट नहीं कर पाऊंगी। आगे देखिए, अब देखो मैंने डीएनए के फ्रेगमेंट्स को कट कर लिया, मैंने डीएनए को कट कर लिया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि डीएनए कट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा? तो उसके लिए मैं यूज करूंगी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक है जो कि आइसोलेटेड डीएनए जो हमारे पास है उसको सेपरेट करती है। जैसे मैंने डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाला, मैंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से उसको कट करा, तो मैं क्या करूंगी, एक जेल के ऊपर इसको रन करवाऊंगी स्टूडेंट्स। जब मैं जेल के ऊपर इसको रन करवाऊंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि अगर तो डीएनए के फ्रेगमेंट्स कट हुए होंगे तो वो मूव करेंगे टुवर्ड्स द एनोड, लेकिन अगर वो कट नहीं हुए होंगे स्टूडेंट्स तो वो यहीं पे अटक के रह जाएंगे बिकॉज ऑफ द बिगर साइज। इसको थोड़ा सा समझते हैं। अब इसको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों कहते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या है कि हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करा, एक एनोड होगा एक कैथोड होगा। फोरेसिस मतलब मूवमेंट, इलेक्ट्रिक करंट को पास करा, मूवमेंट हुई। इलेक्ट्रिक करंट पास किसमें करा? एक जेल में, जो हमारे पास जेल है एग्रोस जेल। इट इज द नेचुरल पॉलीमर एंड ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। हम इसको एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं? जेलिडियम से या ग्रेसिलेरिया से। ये मैंने आपको पढ़ाया है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में, जो कि हमारे पास है रेड एल्गे सीवीड से हमें ये मिलती है एग्रोस जेल। जो एग्रोस जेल है स्टूडेंट्स, ये सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है। जैसे हमारे पास छननी होती है ना, वैसे ये सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है। क्लियर है? अब देखिए इसकी डायग्राम को देखते हैं। यहाँ पे ये मेरे पास एक ट्रे है, कास्टिंग ट्रे है पूरी स्टूडेंट्स। इसकी एक साइड पे मैंने कैथोड लगाया है, एक साइड पे मैंने एनोड लगाया है। ये मैंने जेल इसमें पोर करी हुई है, पूरी ट्रे में मैंने जेल को पोर कर रखा है स्टूडेंट्स। तो जेल में मैंने विद द हेल्प ऑफ कोम्स वेल्स बनाए हैं। अब इन वेल्स में मैंने क्या करा, डीएनए को भर दिया, जिस डीएनए को मैंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से डाइजेस्ट करवाया था। अब जो डीएनए है वो नेगेटिवली चार्ज होता है एंड स्टूडेंट्स ये फिर क्या करेगा, एनोड की तरफ मूव करेगा क्योंकि एनोड पॉजिटिव एंड है। अब जो मेरे पास लार्जेस्ट फ्रेगमेंट है वो तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही अटक के रह जाएंगे। जो अनडाइजेस्टेड डीएनए है वो भी मूव नहीं करेगा, लेकिन जो मेरे पास कट पीस है डीएनए के, जो कि फ्रेगमेंट्स में कट डाउन हो गया, वो आगे चल के स्टूडेंट्स मूव कर जाएगा मेरे पास डीएनए। तो मैं उसको ऑन द बेसिस ऑफ साइज मैं उसको आइसोलेट कर सकती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन करा है, सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज, वेट, डेंसिटी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। चार्ज के बेसिस पे सेपरेशन नहीं होती है, साइज, वेट एंड डेंसिटी के बेसिस पे ही सेपरेशन इसकी जो होती है। अब क्या है, जो स्मॉलर फ्रेगमेंट होंगे वो ज्यादा दूर मूव करेंगे। जो एग्रोज है इट एक्ट एज मीडियम थ्रू विच डीएनए मूव्स। मैंने आपको पहले बताया है कि एग्रोज सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है, तो इट एक्ट एज अ मीडियम जिसके बीच में से जो हमारा डीएनए है वो मूव करता है। आगे देखिए, जैसे ही डीएनए मूव करा, ब्लू कलर का डीएनए होता है क्योंकि हम उसमें डाई डालते हैं स्टूडेंट्स, तो वो मूव करेगा, हमें दिखेगा। हम क्या करेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड लेके आएंगे। सपोज मैंने डीएनए को कट करा, इथिडियम ब्रोमाइड
से मैंने उसको स्टेन करा, उसके बाद मैंने यूवी रेज डाली, ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स बनेंगे इसमें। तो इन बैंड्स को मैं क्या करूंगी, एग्रॉस जेल से कट कर लूंगी सारे पीसेस को, डिजायर डीएनए को निकाल लूंगी, एंड दिस प्रोसेस इज नॉन एज इल्यूशन। इसको मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए हिंदी में लिखा है क्योंकि इल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे देखिए। अब जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इट ऑल्सो चेक द एक्टिविटी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की जो डीएनए है उसने उसको कट करा भी है कि नहीं करा, ये इसकी एप्लीकेशन है। आगे हम पढ़ेंगे। अब मैंने डीएनए को भी निकाल लिया, जो मेरा डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट था मैंने उसको भी इल्यूशन की हेल्प से निकाल लिया। अब मैं क्या करूंगी, उसको वेक्टर में डालूंगी। अब देखिए, वेक्टर्स को मैं जीन टैक्सी भी कह सकती हूँ या जीन व्हीकल भी कह सकती हूँ, क्योंकि इसमें ही बैठ के तो जीन होस्ट में जा रहा है, राइट। तो वेक्टर्स कौन से होते हैं यहाँ पे, क्लोनिंग वेक्टर। वेक्टर के अंदर स्टूडेंट्स क्या होगा, सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इज मस्ट। दो कॉमनली यूज वेक्टर्स हैं, एनसीईआरटी में मेंशन है जो, लेकिन ऐसे तो हमारे पास बहुत होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, एक हमारे पास प्लाज्मिड्स है, प्लाज्मिड 1 to 2 कॉपी पर सेल बनाता है, एंड इसमें हम 15 to 100 और इवन मोर कॉपीज ऑफ सेल क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं बैक्टीरियोफाज की बात करूं तो इसका हाई कॉपी नंबर होता है। जो हमारे पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, इट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर। उसके बाद आरओपी होता है, जीन्स जो कि प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं, दैट इज इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन, प्रोटीन्स ऑफ रेप्लिकेशन। ये भी प्लाज्मिड के पास या मैं कह दूं वेक्टर के पास होता है। उसके बाद इनके पास क्लोनिंग साइट होती है या रिकॉग्निशन साइट या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट, वन एंड सेम थिंग। अब देखिए, मेरे पास सपोज दो वेक्टर्स हैं, एक में एक ही रिकॉग्निशन साइट है, एक में 3 रिकॉग्निशन साइट्स हैं। हमारे पास जो बेटर वेक्टर होगा वो कौन सा होगा, जिसके पास एक से ज्यादा क्लोनिंग साइट्स हैं। अब देखिए, इस चीज को याद रखना है, इफ अ वेक्टर हैज क्लोनिंग साइट्स फॉर मोर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इट इज प्रेफर्ड एज वी हैव मोर ऑप्शन। क्यों, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं। अगर सपोज मेरे पास डीएनए है जिसमें इको आर1 की रिकॉग्निशन साइट ही नहीं है, लेकिन उसमें किसी और एंडोन्यूक्लियस की तो होगी, तो अगर मेरे पास ज्यादा वेक्टर में रिकॉग्निशन साइट्स हैं, ज्यादा क्लोनिंग साइट्स हैं, तो वो मेरे पास बेटर वेक्टर होगा। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए सपोज यहाँ पे 3 साइट्स पड़ी हैं इको आर1 की, वैसे ऐसे होता नहीं है, यहाँ पे एक साइट पड़ी है। तो अगर सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है तो मैं कौन से वेक्टर को प्रेफर करूंगी, जिसमें एक ही क्लोनिंग साइट होगी। अब इसका रीजन पढ़िए, मैंने आपको आपके लिए लिखा हुआ है इसमें, फॉर अ स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो क्लोनिंग साइट है वो बहुत कम होनी चाहिए, इट शुड बी वेरी फ्यू, प्रेफरेबली सिंगल, हो सके तो एक ही, बिकॉज अगर क्लोनिंग साइट एक से ज्यादा हुई इट विल जनरेट मल्टीपल फ्रेगमेंट्स जो कि कॉम्प्लिकेट कर देगी प्रोसेस ऑफ जीन क्लोनिंग को। क्लियर है इतनी चीज, आगे देखिए। अब मैंने प्लाज्मिड में डीएनए को भी इंसर्ट कर दिया क्योंकि मेरे पास रिकॉग्निशन साइट्स थी। मैंने क्या करा, एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से अपने डीएनए को जो कट करा हुआ था प्लस प्लाज्मिड में भी वहां पे कट लगाया, लाइगेज की हेल्प से उसको लिंक करके आरडीएनए बना लिया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मैंने क्रिएट करा है मेरे पास आरडीएनए क्रिएट हो भी गया या नहीं हुआ। तो उसमें देखिए क्या होता है हमारे पास, जैसे मेरे पास होस्ट है, एग्जाम्पल इकोलाई का होस्ट है, इसमें ये इसका जेनेटिक डीएनए था, ये मैंने क्या करा, आरडीएनए था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैंने इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब देखिए ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला जो कि होस्ट को इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया। दूसरे नंबर पे वेक्टर डीएनए डाला लेकिन वो नॉन रिकॉम्बिनेंट था, उसमें रिकॉम्बिनेशन हुआ ही नहीं। ठीक है, तीसरे नंबर पे मैंने जो डीएनए डाला उसमें क्या था, या तो रिकॉम्बिनेंट होगा या नहीं होगा। जो होस्ट था वो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड निकल जाएगा, नॉट ट्रांसफॉर्म्ड नॉन रिकॉम्बिनेंट बन जाएगा हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए। अब जो जीन्स है वेक्टर में दे हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड एलिमिनेटिंग द ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो हमारे पास प्लाज्मिड है उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन रहता है। अब जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है ना स्टूडेंट, वो ही हमें हेल्प करता है कि हम ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से सेपरेट कर सकते हैं। वो कैसे,
अब सपोज मेरे पास यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन था, ठीक है, यहाँ पे एक साइट थी, सपोज PVU1 एक साइट थी मेरे पास, ठीक है। ये थोड़ा एक सेकंड, 1 सेकंड, ठीक है। तो ये मेरे पास एक साइट थी, देखिए ये प्लाज्मिड है, यहाँ पे सपोज मेरे पास PVU1 के लिए एक साइट थी, इसमें मेरे पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट एक जीन प्रेजेंट था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेरे पास एक डीएनए था जिसको मैंने पीवीयू की हेल्प से कट करा हुआ था, मैंने उसको इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। जैसे ही मैंने उसको इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट तो खत्म हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया मेरा। अब देखिए, जब मैं इस प्लाज्मिड को किसी होस्ट के अंदर ग्रो करवाऊंगी और उस होस्ट को मैं फर्दर एम्पिसिलिन वाले मीडिया पे डालूंगी तो वो मर जाएगा एम्पिसिलिन मीडिया के ऊपर। क्यों? क्योंकि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट तो खत्म हो चुकी है उसकी, ठीक है ना। इतनी चीज समझ आई आपको। तो ये सिलेक्टिव जो हमारे पास सिलेक्ट करने में हेल्प करता है कि हमारे पास कौन सा होस्ट ट्रांसफॉर्म हुआ है, कौन सा होस्ट ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। देखिए कैसे, अब देखिए सिलेक्टिव ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड एंड रिकॉम्बिनेंट होस्ट, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए सिलेक्टेबल मार्कर हैं हमारे पास, दो तरह के होते हैं, एक तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गए, दूसरा लैक जेड जीन हो गया। ये क्या करते हैं, सिलेक्टिवली परमिट करते हैं ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स को, जो सिलेक्टेबल मार्कर्स हमारे पास रहते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट की अगर हम बात करें, एम्पिसिलिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया, क्लोरमफेनिकोल हो गया एंड कैनामाइसिन, ये सारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट के जीन्स हमें मिल जाते हैं। जो नॉर्मल इकोलाई होती है इज नॉट रेजिस्टेंट टू दीस, ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने कोई प्लाज्मिड डाला जिसके अंदर ये रेजिस्टेंट के जीन्स थे तो ये ट्रांसफॉर्म होकर के रेजिस्टेंस अपना लेगी अपनी, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए हमारे पास फिर आता है PBR322। अगर मैं लैक जेड के बारे में भी डिस्कस करूं, सपोज हमारे पास एक कोई भी वेक्टर है, इसके अंदर लैक जेड जीन जो होता है स्टूडेंट, वो बीटा गैलेक्टोसिडेज के लिए हेल्प करता है। सपोज इस रीजन में मेरे पास वो जीन था जो कि बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम के लिए इनकोड कर रहा था। जब मैंने इसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, सपोज मैंने इसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया तो इसमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गई, तो ये फर्दर जो है स्टूडेंट्स ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनाएगा। जब मैं इसको ग्रो करूंगी लैक जेड मीडिया के ऊपर, ठीक है, ये एक्सगल मीडिया के ऊपर अगर मैं इसको ग्रो करूंगी स्टूडेंट्स, तो ये ब्लू कलर की कॉलोनीज नहीं बनाएगा क्योंकि ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बना रहा है। ये इसका ओवरव्यू सा है, ये एक्चुअली में इतना डिटेल में नहीं है। अगर आप डिटेल में करना चाहते हो तो मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम एक डिटेल में इसकी वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसमें ये मैंने क्यों लिखा है, देखिए PBR322 ये हमारे पास एक प्लाज्मिड है जो कि बहुत ही फेमस, हम इसको एज अ वेक्टर यूज करते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है, P फॉर प्लाज्मिड, B एंड R मीन्स बॉलिवर एंड रॉड्रिग्यूज जिन्होंने इसको बनाया था। 322 मीन्स ये एक्सपेरिमेंट का नंबर है। दिस इज फर्स्ट आर्टिफिशियल वेक्टर, ये पहला आर्टिफिशियल वेक्टर था जो कि जिसके पास सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए था। अब इसकी डायग्राम के ऊपर ना काफी बार क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, एक सेकेंड। अब देखिए इसके पास क्या होता है, इधर दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की साइट्स हैं, इधर इनके पास स्टूडेंट्स दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की साइट्स हैं। यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। उसके बाद इको R1 की रेस्ट्रिक्शन साइट पड़ी है, क्ला1 की पड़ी है, हिंद3 की पड़ी है। इसके पास एक ओराई है दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, एक ROP है प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन, एंड एक हमारे पास और है PVU2, ये रेस्ट्रिक्शन साइट है। एक्चुअली क्या होता है कि इसके ना जो साइट्स है इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि सपोज, जैसे सपोज करो क्वेश्चन आ गया कि मैंने PST जो 1 है उसकी मदद से मैंने एक डीएनए को कट करा है या उस साइट में मैंने अपना डीएनए को इंसर्ट किया। अब आपको याद रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि PST1 वाली साइट में कौन सी एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस थी इसके पास। अगर मैंने इस साइट पे, सपोज मैंने इस साइट पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट खत्म हो जाएगा। अगर मैं फिर इस वाले होस्ट को स्टूडेंट्स एम्पिसिलिन रिच मीडिया में ग्रो करूंगी तो ये मर जाएगा।
लेकिन टेट्रासाइक्लिन के ऊपर ये ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन अभी भी है, मैंने इसमें अपना जो डिजायर्ड जीन है उसको मैंने इंसर्ट नहीं करा है। अब देखिए 8 साइट्स फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है प्लाज्मिड के पास। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, मैं बार बार आपको कह रही हूँ। 2 सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, और आई होता है आर पी होता है, मतलब कि प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। आगे देखिए, सपोज फॉरेन डीएनए एंड PBR322 उसको हमने BAM H1 से कट कर दिया। अब ऊपर देखिए डायग्राम में, ये रहा BAM H1 हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास BAM H1 है, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है। अब मैंने BAM H1 से कट करा तो क्या होगा, एम्पिसिलिन के लिए तो ये रेजिस्टेंट होगा बट टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट नहीं होगा। क्लियर है इतनी चीज? क्योंकि मैंने टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाली साइड पे ही तो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी चीज क्या क्लियर है आपको? अब देखिए ये चीज आप कर लोगे खुद ही। अब लैक जेड जीन पे आते हैं, जिसको हम ब्लू व्हाइट सिलेक्शन भी कहते हैं। जो लैक जेड जीन है ये बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम को बनाता है। जो बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम है ये लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करता है। अब जो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज है ये ब्लू कलर की कॉलोनीज देते हैं। ये एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है लैक्टोज हमारे पास, ठीक है। अब देखिए पक 18 नाम का एक वेक्टर होता है, पक 18 नाम का एक वेक्टर होता है जिसमें लैक जेड जीन होता है, BAM H1 एंड EcoR1 इक्वली साइट के ऊपर, और एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंट होता है। मैंने क्या करा, अब देखिए सपोज करो मैंने BAM H1 या EcoR1 से डाइजेस्ट हुआ हुआ डीएनए में अगर डाला तो क्या होगा कि ये लैक जेड जीन इनएक्टिवेट हो जाएगा। अगर ये इनएक्टिवेट हो जाएगा स्टूडेंट्स तो ये बीटा ग्लैक्टोसिडेज को नहीं बनाएगा। इसको नहीं बनाएगा तो हमारे पास ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज भी नहीं बनेंगे, ये नहीं बनेंगे तो हमारे पास ब्लू व्हाइट कॉलोनीज भी नहीं बनेंगी। तो ऐसे हम इसके ट्रांसफॉर्मेंट्स को डायग्नोस कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं। ये तो बात चल रही थी सारी की प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है। अब अगर मैं बात करूं प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स में, अगर मुझे प्लांट्स एंड एनिमल्स को एज अ होस्ट यूज करना है तब मैं कौन से वेक्टर्स को यूज करूंगी। तो देखिए इसमें क्या है, वेक्टर्स फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स के लिए क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम फेशियंस, ठीक है। ये नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है स्टूडेंट। कैसे, अब ये एक बैक्टीरिया है जो कि क्राउन गर्ल डिजीज कॉज करता है इन द डाइकॉट प्लांट्स। कैसे, ये अपने ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड को प्लांट्स की रूट में इंसर्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो रूट्स रहती हैं स्टूडेंट्स वो कुछ ऐसे स्वेल कर जाती हैं, ट्यूमर बना देती हैं। अब अगर मैं इस बैक्टीरिया का वायरुलेंस ही खत्म कर दूं, मैं इसके टीआई प्लाज्मिड को मॉडिफाई कर दूं, डिसआर्म कर दूं, मतलब कि मैं इसको इन्फेक्शियस ना रहने दूं, तो क्या होगा, ये पैथोजेनिक नहीं होगा प्लांट को, बट ये स्टिल इट इज एबल टू डिलीवर द पीस ऑफ डिजायर्ड डीएनए। तो मैं इसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालूंगी एंड इसको प्लांट में इंसर्ट कर दूंगी। एनिमल्स की अगर बात करें तो इसमें हम डिसआर्म्ड, मॉडिफाइड या नो मोर पैथोजेनिक रेट्रोवायरसेस को यूज करते हैं। आई होप इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, अब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूम फेशियंस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, एक सॉइल बैक्टीरियम है ये विच इज पैथोजन टू डाइकॉट। क्राउन गर्ल डिजीज या क्राउन गर्ल ट्यूमर ये कॉज करता है डाइकॉट प्लांट्स में। ये देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये ट्यूमर कॉज करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके पास टीआई प्लाज्मिड है जिसके पास टीडीएनए होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, टीडीएनए जो है ये सपोज ये रूट सेल है, ठीक है, क्या है, इसकी सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये टीआई प्लाज्मिड को सेल के अंदर इंसर्ट करेगा। अब जो इसका ये टीआई प्लाज्मिड है स्टूडेंट्स, ये प्लांट के जीनोम के साथ ग्रो कर जाएगा, ठीक है। जब प्लांट के जीनोम में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये ग्रो करेगा एंड हम अपने डिजायर्ड जीन को स्टूडेंट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ठीक है, मान लिया आपने वेक्टर भी चूज कर दिया, लेकिन आप होस्ट में डालोगे कैसे, वेक्टर को होस्ट सेल में डालने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा। अब उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, कि मैं होस्ट सेल को कॉम्पिटेंट बना रही हूँ कि वो वेक्टर डीएनए को अपने अंदर ले सके। क्लियर है। अब कॉम्पिटेंट होस्ट मैंने बनाना है, ट्रांसफॉर्मेशन करनी है आरडीएनए के साथ होस्ट सेल की, तो मैं इसको कॉम्पिटेंट कैसे बनाऊंगी। अब देखिए अगर बैक्टीरियल सेल की बात करें, जो डीएनए है वो हाइड्रोफिलिक होता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान से सुन लो, डीएनए इज हाइड्रोफिलिक एंड इट कैन नॉट पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफोबिक टेल्स
प्लाज्मा मेम्ब्रेन में टेल्स होती हैं हाइड्रोफोबिक, तो हाइड्रोफिलिक डीएनए उसमें से क्रॉस नहीं करता। ठीक है, तो अब जो कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस हैं, डाइवेलेंट कैटायंस हैं, ये क्या करते हैं, सेल वॉल में पोर्स को क्रिएट कर देते हैं। दूसरी एक चीज तो ये हो गई। ठीक है, आगे देखिए अब क्या होगा कि सपोज मैंने पहले हीट दिया, फिर मैंने 0 डिग्री सेल्सियस पे लाके सेल को रख दिया, मैंने हीट शॉक ट्रीटमेंट दी। ठीक है, ये सब क्या करता है, ये इनेबल करता है डीएनए को कि ये फॉरेन डीएनए को अपने अंदर ले ले, टू टेक अप द फॉरेन डीएनए। बैक्टीरिया में क्या करा हमने, कैल्शियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करवा दिया, हीट शॉक ट्रीटमेंट दे दी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एनिमल सेल्स की बात करें तो एक तो हमने पढ़ा है डिसार्म्ड रेट्रोवायरस की हेल्प से हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, लेकिन कॉम्पिटेंट कैसे बनाएंगे, माइक्रो इंजेक्शन लेंगे हम माइक्रोपिपिड की हेल्प से आरडीएनए को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देंगे न्यूक्लियस में सेल के। प्लांट्स की अगर मैं बात करूं, एक तो हमारे पास डिसार्म्ड पैथोजन वेक्टर है जो कि हमारे पास एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमफेशियंस हमने पढ़ा है, या हम जीन गन को यूज कर सकते हैं। एक्चुअली स्टूडेंट्स एक चीज और सुनिए, ये नीट में एक्चुअली पीवाईक्यू आया हुआ है, इन्होंने माइक्रो इंजेक्शन को प्लांट सेल लिखा हुआ था एंड जीन गन को एनिमल सेल लिखा हुआ था, उल्टा लिखा हुआ था, बच्चे कंफ्यूज होकर सही लगा के आ गए हैं उसको, लेकिन आपने नहीं लगाना। ठीक है, जो जीन गन मेथड है ये प्लांट सेल को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए हम यूज करते हैं, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं हम सेल्स को बम्बार्ड करते हैं विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स किसके, गोल्ड एंड टंगस्टन्स के, जो कि हमारे डिजायर्ड डीएनए के साथ कोट करे हुए होते हैं। एक हम पेग से उसको कॉम्पिटेंट बना सकते हैं, पेग पीने वाला पेग नहीं है, ये पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल है। इसकी मदद से स्टूडेंट अगर सपोज हमने क्या करा, पेग में अपने सेल के मिक्सचर को रख दिया तो वो सेल्स को कॉम्पिटेंट बना देता है। या हम इलेक्ट्रोफ्यूजन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से पोर्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेसेस कौन कौन सी होती हैं, अब थोड़ा सा रह गया है। ठीक है, ये वन शॉट है, इसीलिए मैं आपको चाहती हूँ कि आप पूरा करो, इसीलिए बोर्ड के ऊपर इसको डिस्कस नहीं करा है, क्योंकि बोर्ड पे डिस्कस करेंगे तो ये कम से कम 4 घंटे का चैप्टर बनेगा स्टूडेंट्स। तो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स है, आप इससे अपने नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो इसको समझना अच्छे से। अब देखिए प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करा, कैसे, लाइएजेस, चिल्ड इथेनॉल या स्पूलिंग करके। उसके बाद डीएनए को कट करा एट स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, वेक्टर का डीएनए भी कट करेंगे, फॉरेन डीएनए भी कट करेंगे विद द सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अगर डिफरेंट लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, जब डिजायर्ड डीएनए कट करा उसकी सेपरेशन एंड आइसोलेशन करी, उसके बाद एम्प्लीफिकेशन करी जीन ऑफ इंटरेस्ट की, फिर आरडीएनए को कंस्ट्रक्ट करा विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज, उसके बाद हमने डीएनए को इंसर्ट कर दिया इन द कॉम्पिटेंट होस्ट। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा है कि हीट शॉक दे सकते हैं जीन गन की हेल्प से, माइक्रोपिपिड की हेल्प से केमिकल इलेक्ट्रोपोरेशन कर सकते हैं, या डिसार्म्ड वेक्टर्स को यूज कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्टेबल मार्कर्स को हम यूज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स को। उसके बाद फॉरेन जीन प्रोडक्ट जो हमारे पास होता है उसको ऑब्टेन करेंगे, फिर उसकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग को करेंगे। उसके बाद डीएनए की एम्प्लीफिकेशन मैंने आपको यहाँ पे करवाई, देखिए मैंने यहाँ पे एक जगह पे मेंशन करा है, फोर्थ स्टेप इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम पीसीआर ये क्या है, अब पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, कैरी मुलिस जी ने इसको डेवलप करा था स्टूडेंट्स। हम जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्प्लीफाई करते हैं, उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाते हैं, बट इन विट्रो टेस्ट ट्यूब के अंदर, लैब के अंदर। ठीक है, अब इसके जो पीसीआर के मेन जो स्टेप्स हैं वो 3 होते हैं। फर्स्ट वन इज डिनेचुरेशन, देन इज एनीलिंग एंड देन एक्सटेंशन। डिनेचुरेशन में क्या होता है कि मैं 94 से 98 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देती हूँ, जिसमें कि मेरा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इट गेट्स ब्रेक डाउन इनटू द सिंगल स्ट्रैंड्स। अब जो सिंगल स्ट्रैंड्स बन गए हैं तो उसके साथ मैं कुछ प्राइमर्स को ऐड कर देती हूँ। प्राइमर्स को मैं 5' to 3' डायरेक्शन में ऐड करती हूँ, एट द 5' एंड, सॉरी 3' एंड पे मैं उसको ऐड करती हूँ डीएनए के। उसके बाद मैं टैग पॉलीमरेज को डालती हूँ एंड उसकी एक्सटेंशन कर देती हूँ। ऐसे ये साइकिल रिपीट होता रहता है। अब देखिए थर्मल साइकिल्स होते हैं जो कि पीसीआर में थर्मल साइकिल्स रन करते हैं, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये मेरे पास सपोज डीएनए टू बी एम्प्लीफाइड है, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मैंने इसकी डिनेचुरेशन करी फ्रॉम 90 to 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर।
हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, दोनों स्ट्रैंड्स सेपरेट हो गए। अब देखिए ये सेपरेट हुए स्ट्रैंड्स 5' to 3' डायरेक्शन में ये काम करता है जो हमारे पास प्राइमर है। सेकंड स्टेप इज एनीलिंग, यहाँ पे मैं प्राइमर लगाऊंगी एट द 3' एंड। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि हम प्राइमर्स को 3' एंड पे ऐड करते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ये वर्क करते हैं इन द 5' to 3' डायरेक्शन। उसके बाद क्या होगा, डी एंड टीपीस को ऐड करूंगी, एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये, एंड टैक डीएनए पॉलीमरेज को मैं इसमें ऐड करूंगी एंड उसकी एक्सटेंशन करा दूंगी या इलॉन्गेशन या फिर पॉलीमराइजेशन को। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपके लिए हिंदी में लिखा था, ध्यान में रखना है। जो प्राइमर है इट इज द स्मॉल आरएनए स्ट्रैंड, ये पेरेंट को 3' to 5' रीड करेगा, लेकिन खुद जो इसकी ग्रोथ है या एक्सटेंशन है दैट अकर्स इन द 5' to 3' डायरेक्शन। अब टैक पॉलीमरेज क्या है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। टैक मीन्स थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से हमने पॉलीमरेज एंजाइम को आइसोलेट करा है। दिस इज द थर्मोस्टेबल एंजाइम, क्योंकि पीसीआर में हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है स्टूडेंट्स, तो टैक जो पॉलीमरेज है ये पॉलीमराइजेशन में हेल्प करता है इन द पीसीआर। इट इज एक्टिवेटेड एट हाई टेम्परेचर, इंड्यूस्ड डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए। अब 30 साइकिल्स के बाद, पीसीआर के 30 साइकिल्स के बाद अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन कॉपीज हम डीएनए की बना सकते हैं। इकोलाई क्या होता है स्टूडेंट्स, हेट्रोलॉगस होस्ट है। इसमें हम जो जीन, हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने डाला था उसके जीन को हम एक्सप्रेस करवाते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनता है, बिकॉज इन इट आर प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, इसलिए हम इसको हेट्रोलॉगस होस्ट कहते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। अब देखिए उसके बाद हम बात करेंगे बायो रिएक्टर्स की। जो जितनी भी बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं स्टूडेंट्स, लैब स्केल में तो हम थोड़ा बहुत ही ग्रो कर सकते हैं, बायो रिएक्टर्स को यूज करके हम लार्ज स्केल पे अपनी जो प्रोडक्शन है उसको करवा सकते हैं। ठीक है, अब मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायो रिएक्टर कौन सा है, स्टरिंग टाइप बायो रिएक्टर। स्टर टाइप बायो रिएक्टर है जिसमें कि फ्लैट ब्लेड्स होते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, ये क्या होता है, इसके पास सिलेंड्रिकल होता है फॉर मिक्सिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए स्पार्ज्ड स्टर्ड टैंक। स्पार्ज्ड का मतलब क्या है कि इसके अंदर स्पार्जर हमें मिलता है, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन ट्रांसफर को इंक्रीज करते हैं। स्पार्जर की हेल्प से हम एयर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इनटू द बायोरिएक्टर। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर। आगे देखिए, अब जो कल्चर होता है हमारे पास बायोरिएक्टर्स में, इट इज ऑफ बेसिकली 3 टाइप का होता है, बट एनसीईआरटी में 2 तरह का है। इन्होंने बताया है कंटिन्यूअस एंड बैच, तीसरा एक फेड बैच भी होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस में क्या होगा, ये ओपन सिस्टम है, इसमें क्या होता है, ये मेरा बायोरिएक्टर है, यहाँ से इसका इनलेट है, यहाँ से आउटलेट है। यहाँ से स्टूडेंट्स में फ्रेश कल्चर या अपने रॉ मटेरियल्स को डालती रहती हूँ, यहाँ पे उसकी पूरी प्रोसेसिंग हुई, जीन एक्सप्रेस हुआ, प्रोटीन प्रोड्यूस हुआ, एंड आउटलेट से मैंने अपने प्रोडक्ट को बाहर निकाल लिया। यूज्ड मीडियम इज ड्रेन्ड फ्रॉम वन एंड while fresh medium is added continuously from the other end। इतनी चीज क्लियर है। आगे देखिए ये क्या करते हैं, जो होस्ट सेल्स हैं, इट मेंटेन सेल्स इन होस्ट देयर फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव फेस में रखता है, दैट इज द एक्सपोनेंशियल और लॉग फेस के अंदर ये रखता है होस्ट सेल्स को। प्रोड्यूसेस लार्जर बायोमास, ज्यादा बायोमास को प्रोड्यूस करता है, इंक्रीज यील्ड ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट और प्रोटीन। क्लियर है। उसके बाद देखिए जो बैच कल्चर है, इट इज द क्लोज्ड सिस्टम। इसमें क्या हुआ कि मेरा बायोरिएक्टर बंद है, एक बार ही मैंने जो रॉ मटेरियल डाला, फिर फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद ही मैं प्रोडक्ट को निकालूंगी, किसी भी तरह का कोई मटेरियल ऐड नहीं करूंगी, किसी भी तरह का कोई मटेरियल मैं बाहर नहीं निकालूंगी। नो न्यू फ्रेश मीडियम कैन बी एडेड इन बिटवीन एंड यूज्ड मीडियम कैन बी ड्रेन्ड ओनली एट द एंड ऑफ प्रोसेस। जो प्रोसेस खत्म होगी तभी मैं अपना जो प्रोडक्ट है उसको निकालूंगी, अदरवाइज मैं उसको ओपन नहीं करूंगी। इसमें क्या होता है कि लेसर यील्ड होती है डिजायर्ड प्रोडक्ट की। 3 फेस में ये ऑपरेट करता है, लैग, लॉग एंड स्टेशनरी फेस। क्लियर है इतनी चीज। अब आते हैं हम बिल्कुल लास्ट पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में, जो कि है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है कि सपोज ये बायोरिएक्टर था, इसमें मैंने अपना मीडियम डाला, यहाँ से मैंने अपना मीडियम बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद भी उसकी प्रोसेसिंग करनी होती है। मैं उसको सेपरेट करूंगी मिक्सचर से, फिर उसको प्योरीफाई करूंगी, फिर मैं क्या करूंगी स्टूडेंट्स,
उसमें स्टेबलाइजर्स को ऐड करूंगी, स्टेबलाइजर्स को ऐड करके फिर मैं उसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करूंगी। जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है इट वेरीज फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। सपोज अगर मैंने कोई मेडिसिन बनाई है तो मैं उसकी एनिमल टेस्टिंग करूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है इतनी चीज? तो ये हमारे पास था जो बायोटेक्नोलॉजी, इट्स प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स। आई होप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। ये वन शॉर्ट वीडियो थी स्टूडेंट्स। अगर आपको डिटेल में इसकी वीडियो चाहिए हो तो ड्रॉप कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो हम पूरी डिटेल में भी इसको डिस्कस कर सकते हैं। इट विल टेक 4 to 5 hours टू कंप्लीट द चैप्टर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।